स्टूडेंट्स एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवित असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसके एक टॉपिक वियना कांग्रेस के कार्यों के बारे में देखेंगे। तो वियना कांग्रेस के कार्य। वियना कांग्रेस ने अपने निर्णयों से सीमाएं निर्धारित कर दी थी यूरोप में। देखते हैं हम किसे क्या मिला। नई प्रादेशिक व्यवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। तो वियना कांग्रेस के निर्णयों के फलस्वरूप इंग्लैंड के औपनिवेशिक साम्राज्यों में वृद्धि हुई थी। सबसे अधिक लाभ इंग्लैंड को ही प्राप्त हुआ था। इससे उसे कई नवीन उपनिवेश प्राप्त हुए थे। फ्रांस से माल्टा, सांता लूसिया, टोबेगो, मॉरिशस के क्षेत्र लेकर ब्रिटेन को दे दिए गए थे। स्पेन से उसे त्रिनिदाद प्राप्त हुआ था। इसी तरह से होलैंड, श्रीलंका और केप ऑफ गुड होप भी ब्रिटेन को मिल गए थे। डेनमार्क से हेलिगोलैंड और आयोनीन द्वीप समूह का संरक्षण उसे प्राप्त हुआ था। तो इन सब क्षेत्रों के मिलने से ब्रिटेन एक मजबूत औपनिवेशिक शक्ति बन गया था। और वियना सम्मेलन में ब्रिटेन को जो द्वीप मिले थे उससे भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर और एल्बा के समुद्री तटों में ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति सुरक्षित हो गई थी। फ्रांस। तो वियना कांग्रेस ने फ्रांस की सीमाएं वही निश्चित कर दी जो क्रांति के पूर्व थी। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के काल में जितने प्रदेश फ्रांस ने अपने राज्य में मिला लिए थे वे वापस उससे छीन लिए गए। फ्रांस की सीमा के चारों तरफ शक्तिशाली राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस यूरोप की शांति भंग करने का साहस न कर सके। फ्रांस में वापस बूर्बो वंश की स्थापना की गई। लुई 18वें को फ्रांस का शासक बना दिया गया। फ्रांस को 700 मिलियन फ्रैंक क्षतिपूर्ति राशि देने को कहा गया। हालांकि बाद में तैलेरा के कूटनीतिक प्रयासों से फ्रांस क्षतिपूर्ति की राशि देने से बच गया था। जर्मनी। तो वियना कांग्रेस के सामने जर्मनी के निर्माण का प्रश्न बड़ा जटिल था। नेपोलियन ने राइन राज्य संघ बना दिया था जर्मनी के राज्यों को संगठित करके। लेकिन अब वियना कांग्रेस ने जर्मनी के 39 स्टेट्स यानी 39 राज्यों का एक स्थिर जर्मन संघ बना दिया और इस नवीन संघ का अध्यक्ष बना दिया ऑस्ट्रिया को। प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर दी गई। उन्हें आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन राज्यों को आपस में युद्ध करने और भारी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार नहीं था। तो जर्मन राष्ट्रवादियों को इससे बड़ी निराशा हुई। ऑस्ट्रिया को इटली में वेनेशिया और लोम्बार्डी के प्रदेश दिए गए। ऑस्ट्रिया से बेल्जियम का प्रदेश ले लिया गया। उसे डालवेशिया और कटोरा का बंदरगाह भी मिला। इससे इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ गया था। उसके समुद्री तट भी उसे मिल गए थे। इसके अलावा नवनिर्मित जर्मन संघ की राष्ट्र सभा का प्रधान भी ऑस्ट्रिया को बना दिया गया था। तो ऑस्ट्रिया साम्राज्य की जनसंख्या में लगभग अब 40 लाख की वृद्धि हो गई थी, क्योंकि उसे विभिन्न जो भूभाग प्राप्त हुए थे उससे उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। उसकी यूरोप में काफ़ी शक्ति भी बढ़ गई थी। इटली के जो विविध राज्य थे उनको वापस स्थापित किया गया।
सार्डिनिया के साथ पिडवांट, जिनोवा और सेवाई को मिलाकर फ्रांस की सीमा पर एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया गया। इटली को मेटरनिक के शब्दों में कहा जा सकता है कि ये तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गया था। तो इस तरह से इटली पर वापस ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित कर दिया गया था। अब हम देखते हैं वियना कांग्रेस के कुछ अन्य निर्णय। तो एक तो वियना कांग्रेस ने दास प्रथा का विरोध किया था। ये एक अच्छा निर्णय था वियना कांग्रेस का, क्योंकि जो दास व्यापार था वो मानव अधिकारों के विरुद्ध एक अनैतिक व्यापार था। और ब्रिटेन का जो प्रतिनिधि थे कैसलरे, उनके प्रयत्नों से वियना सम्मेलन में दास व्यापार के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया गया था। हालांकि ये केवल कागजों में ही रहा और इस व्यापार का अंत करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया था। इसके अलावा यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए वियना कांग्रेस ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण का भी प्रयास किया था, जिसे कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा गया। इस विधान में युद्ध और शांति के काल में व्यापार, बड़ी नदियों में नौका चालन के नियम, राज्यों में पारस्परिक संबंधों के नियमों को शामिल करने का प्रयास किया गया था। तो इस तरह से वियना कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए दास व्यापार को खत्म करने से संबंधित, लेकिन वो सक्रिय कदम नहीं उठा सके। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण का भी प्रयास किया, शांति बनाए रखने के लिए एक संविधान के निर्माण का भी प्रयास किया गया ताकि देश आपस में नहीं उलझे। वियना कांग्रेस की आलोचना। तो वियना कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि तो राष्ट्रीयता की भावनाओं की उपेक्षा की गई, जनमत की अवहेलना की गई, इसमें प्रतिक्रियावादी नीति का प्रभाव था, क्रांति की भावनाओं की उपेक्षा की गई, निर्णयों की अपूर्णता थी इसमें, यानी समकालीन प्रवृत्तियों की अवहेलना। अब यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना बह रही थी और वियना कांग्रेस का सारा प्रयास ये था कि फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न भावनाओं व आदर्शों को रोक दिया जाए। यूरोप के मानचित्र में जो भी बदलाव किए गए उसमें जनता की इच्छाओं को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया। बेल्जियम व हॉलैंड जो भाषा व धर्म की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, उन्हें एक कर दिया गया। इसी तरह से समान भाषा व संस्कृति वाले नॉर्वे को डेनमार्क से अलग करके स्वीडन में मिला दिया गया। पोलैंड की राष्ट्रीय भावना की भी उपेक्षा कर दी गई, उसका विभाजन कर दिया गया। इटली को छोटी छोटी रियासतों में तोड़ दिया गया और उस पर ऑस्ट्रिया का कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। जनमत की अवहेलना। इस सम्मेलन में जनता की भावनाओं की अवहेलना की गई थी। जनता की इच्छाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया था। जनता का कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था। वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनीतिज्ञ जो उच्च राजवंशों से संबंधित थे, वे खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। तो केवल सम्राटों ने अपने स्वार्थों और लाभों की ओर ही ध्यान दिया, जनता की इच्छाओं की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से हेजल ने कहा है कि उनकी व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो उन्हीं तत्वों की उपेक्षा की थी जिससे उसे स्थायी बनाया जा सकता था। बेल्जियम को हॉलैंड में मिला देने से नाराज थे ये देश, क्योंकि इनके भाषा और धर्म अलग अलग थे। नीतियों में विरोधाभास। वियना कांग्रेस के नेताओं ने जिन नीतियों का प्रतिपादन किया था, जिन सिद्धांतों को इन्होंने प्रतिपादन किया था, उसमें ही विरोधाभास था। जहां इन्हें अपना हित लगा वहां उन्होंने वैधता के सिद्धांत को लागू किया।
शक्ति संतुलन की नीति को केवल फ्रांस तक सीमित रखा। इंग्लैंड रूस के लिए इस नीति को लागू नहीं किया गया। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय। क्रांति से उत्पन्न जो नवीन प्रवृत्तियां थी उनका दमन करना ही वियना कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य था। इसके लिए ही उन्होंने प्राचीन राजवंशों की पुनः स्थापना की। कांग्रेस का विचार कि यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करने का एकमात्र उपाय प्राचीन राजवंशों का पुनरुद्धार है, ये प्रतिक्रियावादी था। क्रांति की भावनाओं की उपेक्षा। वियना कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी कि उसने क्रांति के कारण उत्पन्न समस्त भावनाओं की उपेक्षा कर दी थी। क्रांति ने जो स्वतंत्रता, समानता और जनता की संप्रभुता के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, वियना कांग्रेस में इन विचारों की कोई परवाह नहीं की गई। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने स्थायी शांति की आड़ में केवल जनता को बेवकूफ बनाया और हर तरह से केवल अपना स्वार्थ पूरा किया। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस ने भले ही एक बार यूरोप में शांति स्थापित कर दी, फ्रांस के साथ उदारपूर्ण व्यवहार अपनाया, परंतु उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा को इन्होंने जो रोकने का प्रयास किया वो इतिहास की धारा के विरुद्ध था। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये वियना कांग्रेस प्रतिक्रियावादी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती थी। धन्यवाद।